नमस्कार मित्रांनो, मैं अनिरुद्ध पुनवटकर, एपीएनएफ टेक्निक का कंसल्टेंट। मित्रों, एपीएनएफ प्रयोग परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेरे जो गांव के खेती में एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियो बना के एपीएनएफ जो प्रयोग परिवार का चैनल है उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो मैंने सोचा है कि अलग से और एक क्रॉप का वीडियो बनाने का इच्छा थी। लोग बोलते थे कि आप वीडियो डालते जाइए तो हमको जो सीखने को मिलता है तो उसमें से स्फूर्ति ज़्यादा हमको आती है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैं बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाता कि जब कुछ दिखाने के लिए रहता है या उसका जो टेक्निक है तो वो लोगों को तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसा पहुँच सकता है। इसलिए मैं एक वीडियो में छोटा छोटा बना के मैं डाल रहा हूँ, ज़्यादा उसकी स्टडी नहीं डाल रहा हूँ। तो एक प्लान का पूरा दिन का जो स्टडी है वो भी उसमें कम पड़ जाएगी। ऐसा मेरे पास में जो सीखा हूँ खुद प्रैक्टिकली करके सीखा हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मेरे खेत में अभी मैं तो बहुत सारा जगह से घूम फिर के मैं अभी विदर्भ के अंदर आया हूँ। पहले तो मैं कोंकण के अंदर में जो 10 गुंठा फार्मिंग जो बोलते हैं या टेरेस गार्डन है, किचन गार्डन है, तो उसके ऊपर एनजीओ के साथ मैं काम करता था। एनजीओ के साथ में काम करता था तो दाभोलकर जी जो मेरे को मिले थे तो मैं उनके साथ में 6-7 साल से मैंने काम किया है, प्रैक्टिकली किया है। तो उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। जो भी स्टडी किया है दाभोलकर जी को, जो भी मैं लिख के भेजता था वो उधर से या उसके साथ में मैं उसके घर में जाता था सीखने के लिए, टेरेस पे या फार्म पे। तो वो बहुत सारे मेरे को कुछ सिखाते थे। और उधर से आने के बाद में मैं मेरे 10 गुंठे में एक जो लाइवलीहुड, मुझे फैमिली का लाइवलीहुड सस्टेनेबल कैसा हो सकता है, तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट था, यानी मॉडल था। तो इंडिया के अंदर में हमारा पहला जो है 10 गुंठे का जो 5 लोगों के लिए जीने के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड उसमें से मिल सकता है। तो वो जो मॉडल है, हाँ, हमारे हाथ का है, दीपक भाई, सचदे और मैं। दाभोलकर जी ने तो टेरेस गार्डन पे ये सब उसकी स्टडी किया था कि एक चौरस फीट में जो सनलाइट गिरता है तो वो खाना कितना बनाता है, वो आदमी को कितना लगता है। जैसे कि अपन जो रेशन के दुकान में जाते हैं तो अपन को जो रेशन मिलता है तो फैमिली के जो यूनिट होते हैं, यूनिट को कितना लगता है, तो एक आदमी की एनर्जी कितनी होती है खाने की। तो जितना सनलाइट गिरता है उतना ही उसको एक टाइम को खाने को लगता है। तो वो हिसाब से 10 घंटे में 5 लोगों का खाने का बंदोबस्त यानी सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो सकता है। होता ही है, हो सकता नहीं, होता है। तो ये सब मॉडल हमने किया था। तो नेचुको फार्मिंग बोले तो जो नेचर है ना, जो जंगल है, वो जंगल जैसा वो फार्मिंग बनाना है। तो अलग अलग क्रॉप जो भी लगता है वो सब अलग अलग क्रॉप, एक के नीचे एक के नीचे ऐसा। तो गए 30-35 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और आज भी लोगों के पास में जाता हूँ। पहले भी महाराष्ट्र के अंदर में मैंने शुरुआत किया था, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऐसे कर्नाटका, ऐसे बहुत सारे स्टेट में मैं घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। और वो अभी फार्मर के साथ में मैं जुड़ा हूँ। तो ये जो फार्मिंग है नेचुको फार्मिंग, तो दाभोलकर जी के साथ में सीखने के बाद प्रैक्टिकली सीखा हूँ। ऐसा कोई किताबें पढ़ के नहीं सीखा हूँ। तो मैं प्रैक्टिकली करके कुछ मैंने किताबें भी लिखी है, 17-18 किताब मेरे है, एक क्रॉप के ऊपर है, या 10 गुंठे के ऊपर जो है, जो टेरेस गार्डन के ऊपर है, या अपना किचन गार्डन के ऊपर भी मैंने सब लिखा है। कुछ मैंने आर्टिकल लिखे थे, वो जो आर्टिकल मैंने बलिराजा है, जो किसान शक्ति है, अन्नदाता है, तो ये सब
मैंने जो खुद प्रैक्टिकल करके जो लिखा है तो वो मैंने शेयर किया है बहुत सारे लोगों के साथ में, जैसे कि KR दाते थे जो यूनो के सलाहकार थे, उसके भी कुछ मैंने प्रयोग किए हैं। KR अपना CM पंडित थे, तो दाभोलकर जी के साथ में जो अलग अलग टाइप के लोग थे, इंजीनियर थे, जो साइंटिस्ट थे, तो वो सब उसके पास में आते थे और वो चेक करते थे, वो उसमें से हम जो रिज़ल्ट है तो वो उनको सबको शेयर करते थे। तो मैंने कोकन के अंदर में मेरी 1994 में काम करने की शुरुआत हो गई, वो बंजर ज़मीन से। उसके बारे में मैंने किताब में लिखा है, बहुत सारा मेरे को तकलीफ हुआ है। जो NGO में काम करता था तब, तो वो मॉडल करते टाइम में बहुत सारे कांच मेरे पैर में घुसते थे, कांटे चुभते थे, तो बहुत सारा तकलीफ उठाने के बाद में मैं ये सब जो है वो मैंने खुद सीख लिया है। तो दाभोलकर जी का यही कहना था कि खुद पहले सीखो, बाद में दूसरे को सिखाओ और सिखाते रहो। तो वो उसका जो स्लोगन था, तो वो स्लोगन हमने एक्सेप्ट कर दिया और वो तय कर दिया कि हम यहाँ नेचको फार्मिंग करेंगे। तो जब ये सब करने के बाद में, जब मैं महाराष्ट्र के अंदर में NGO के साथ में कंसल्टेंट करके काम करने लगा, तब मार्जिनल फार्मर के साथ में दलित महिला हो, नॉमेडिक टाइप की महिला हो या लोग हो, उसके साथ में हम अलग अलग जो 10 गुंठे के जो मॉडल है वो खड़े करके दिए हैं। 3-3 साल में उसको सिखाने के लिए जाता था। तो ये तो NGO के साथ में हो गई मेरी बात। दूसरा ये कि जो बड़े फार्मर है अलग अलग जो क्रॉप लेते हैं, जो कैश क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप समझिए, या हल्दी है, जिंजर है, तो बहुत सारे अलग अलग जो कैश क्रॉप होते हैं, तो वो क्रॉप के बारे में मेरे को जो लोग बुलाते थे उसके पास में भी जाता था। या गन्ने के ऊपर भी अलग अलग लोग अपनी अभी भी राय दे रहे कि वो काम करते, बोलते कि 100 टन गन्ना आना चाहिए, 200 टन गन्ना आना चाहिए, लेकिन उसका टेक्निक मालूम नहीं है। अभी भी मैं बोलता हूँ कि लोगों को 100 टन के लिए जो गन्ना चाहिए, गन्ने के बारे में जो जानकारी चाहिए वो नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके ऊपर भी मैंने किताब लिखी है, एक किताब है मेरी गन्ने के ऊपर, और वो साइंटिफिकली है। ऐसा नहीं कि मैंने जो भी उसमें जो स्टडी किया है वो स्टडी पूरी है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर के इधर का उधर का लिया है। जो भी मैं किया है वही लिखा है, बाकी कहीं का भी उठा के मैंने उसमें डाला नहीं है। तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग किताब है, उसमें मैंने एक एक पत्ते का जो लिखा है। तो जब पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर में मैंने बहुत सारे काम किया है, तो इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे जगह पे गया हूँ और जाता रहता हूँ भी अभी भी। लेकिन मैंने सोचा है कि 30-35 साल के बाद में मेरे गांव के खेती में, यानी विदर्भ के अंदर में, मेरा एक मॉडल बन जाए अलग से नेचको फार्मिंग का, क्योंकि विदर्भ के अंदर में बहुत सारे सुसाइड करने वाले फार्मर हैं। तो फार्मर कॉटन की खेती करते हैं तो सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं, करके मैंने बोला है कि नहीं, अलग अलग जो है, जो क्रॉप लगाना है, जो मॉडल बनेगा तो लोग देखेंगे और वो करेंगे। क्योंकि ये जो है वो अलग से नेचको फार्मिंग है करके वो एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैंने शुरुआत में मेरे गांव में आने के बाद में, मैं तो अभी घूमता फिरता हूँ ज़्यादा, मैं इधर मेरे खेत में भी उतना ध्यान नहीं। 15 दिन के बाद में मैं आता हूँ, 15 दिन रुकता हूँ और इधर की विजिट जो है तो मैं विजिट करके और गांव में आता हूँ। बाद में फिर बाहर राजस्थान है या गुजरात है तो मैं विजिट के लिए चला जाता हूँ। तो 15 दिन 20 दिन मेरा अलग अलग राज्यों में घूमना फिरना रहता है फार्मर के साथ में, जो बुलाते हैं उसके पास में हम जाते हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी ज़मीन तो बंजर थी। हम जो क्रॉप लगाते थे पहले, जो कॉटन लगाते थे, ज्वार लगाते थे, बाजरा लगाते थे, लेकिन उतना हार्वेस्टिंग नहीं होता था। मेरे पिताजी से लेके हम खेती करते थे, तो बारिश ज़्यादा गिरी या कम गिरी तो भी घास ज़्यादा उगता था और उसमें ज़्यादा क्रॉप नहीं मिलते थे, हार्वेस्टिंग नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत मैं घूमा फिरा हूँ, बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्लाइमेट में मैंने काम किया हूँ,
तो मैंने सोचा कि थोड़ा अभी अपने खेती में वो मॉडल अपना विदर्भ के अंदर कर देंगे। तो फिर जब मैं यहाँ आया तब मैं यहाँ पानी का ये, क्योंकि ऊंचाई पे थोड़ी ज़मीन है, गांव नीचे है, और ज़मीन वैसी मेरी कि गांव के नज़दीक है, लंबा नहीं है, लेकिन पूरी ज़मीन वो बंजर ज़मीन है, वो मुरमाटी ज़मीन, पत्थर वाली ज़मीन बोलते हैं उसको, तो वो है। मैंने बोला कि पत्थर के ऊपर मैंने काम किया है, टेरेस पे हो सकता है, या पत्थर पे मैंने कोकन के अंदर में हो कई जगह पे मैंने ये पत्थर के ऊपर जो पौधे लगाए हैं तो उसका हार्वेस्टिंग मैंने लिया है, क्योंकि मेरे को मालूम है। तो मैं आया तब मैंने बोला कि ये ज़मीन तो ज़मीन का कोई अड़चन नहीं है, पत्थर वाली रहने दीजिए, कुछ भी रहने दे, क्योंकि वो नेचको के साथ में आपको अपना फॉर्म बढ़ाना है, यानी आपको खेती करना है। तो जहाँ समझो मट्टी नहीं है और पत्थर है, तो पत्थर है करके अपन ज़मीन नहीं छोड़ सकते ना। ज़मीन तो बहुत सारी इंडिया के अंदर में खाली पड़ी है, बंजर ज़मीन है। तो हमारा यही कहना था, जो फार्मर है या जो गरीब लोग हैं, तो उसके पास में ज़मीन नहीं, तो वो ज़मीन पड़ी हुई ज़मीन जो है बंजर ज़मीन, उसको डेवलप करने के लिए लोगों को बांट दो थोड़ा सा, 10-10 एकड़, तो वो लाइवलीहुड बाकी सब योजना बंद कर दो। 2 साल के बाद में योजना की जो भी स्कीम रहती है वो स्कीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कुछ 2 रुपये किलो का धान्य भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका लाइवलीहुड उसमें 10 गुंठा में सस्टेनेबल हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पानी का इधर बंदोबस्त करने लगा, तब मैंने बोला कि पानी मिलेगा कि नहीं। लोग बोलते थे इधर पानी नहीं लगेगा। मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे मैंने पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर में 800 900 फीट के अंदर से पानी उठा के हमने खेती किया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अपने यहाँ तो उतना तो 700-800 फीट बोरवेल मारने की ज़रूरत नहीं पानी के लिए। तो मैं जब खुद मैंने पॉइंट देखा पानी का, और मैंने वो वहाँ पे बोरवेल लगाया, तो 100 फीट पे पानी लग गया। 100 फीट पे पानी लग गया, तो मैंने 350 फीट मैंने अपना होल कर दिया है, यानी बोरवेल मार दिए हैं। तो 3.5 इंच का पानी है। अभी पानी की कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि अभी ठीक है, पानी का बंदोबस्त हो गया। तो फिर अपन क्या करेंगे कि पहले जो प्लांटेशन है, जो अपन को थोड़ा सपोर्ट देंगे, जैसे कि पपीता है या कुछ अलग से जो वेजिटेबल्स है, कि जो अपने जो काम करने वाले आदमी है, या जो अपना जो भी खर्चा भी होता है, तो वो खर्चा कैसा निकलेगा करके मैंने वो वेजिटेबल वगैरह, तो शुरुआत में मैंने प्लांट लाए थे मैंने अपना मौसम्बी के प्लांट लाए मैंने 400, आम लाए 100, और यहाँ पे अभी 1000 के ऊपर में 3 एकड़ में मैंने जो प्लांट लगाए हैं वो 1000 के ऊपर है। जैसे कि 400 सीताफल है, उसमें से 3 वेराइटी है। तो NMK करके गोल्ड है, 1 किलो वाला आता है, वो है। दूसरा जो सरस्वती है, और ऐसे 3 वेराइटी वो उसमें है। आम में 6 वेराइटी है, जैसा मैंने हापुस से लेके दशहरी, लंगड़ा, वो सब ये लगाया है। मौसम्बी है, जो न्यू सेलर करके जो नई वेराइटी है वो लगाया है। अंजीर है, अमरूद है, मैंने एप्पल लगाया है। एप्पल भी लगाया है कि विदर्भ में अंदर आता है क्या नहीं आता है करके मैंने एप्पल लगाया है। काजू लगाया है मैंने, और काजू भी लगाया है। ड्रम स्टिक है, और ऐसे बहुत सारे जो संतरा है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है, जो फ्रूट प्लांट है, वो मैंने लगाया है। जैसे कि मसाले वर्गीय मैंने दालचीनी लगाया है, ऑल स्पाइसेस लगाया है, और लौंग है, वेलची है। तो ये सब मसाले वर्गीय में भी लगाया है। मिरी है, मिरी होती है काली वाली, तो वो भी लगाया है। तो ये सब मैंने इसलिए लगाया कि कोकन के अंदर में सब मैंने ट्राई करके देखा था जी, इधर के क्रॉप उधर लगाया और उधर के क्रॉप मैं इधर लगा रहा हूँ। तो ये मैं डेमो के लिए लगा रहा हूँ कि जो क्रॉप नहीं होता है क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब आना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में जितना सनलाइट गिरता है वहाँ बाकी जगहों पे नहीं गिरता है। तो जो ये कोंकण वाले हैं, जैसे कि दालचीनी है या लौंग है,
तो ये अलग अलग एरिया में होते हैं, ये अपने महाराष्ट्र में नहीं होता है। जैसे महाराष्ट्र में होता है तो दालचीनी होता है समझिए, या काजू है तो कोकन के अंदर में होता है, या उधर अपना केरला के साइड में होता है, तो वो उधर होता है, लेकिन इधर क्यों नहीं होगा। तो ये सब ट्रायल के लिए मैंने ये सब लगाया है, लेकिन ये तो मेरा वादा है कि मैं ये इसके ऊपर हार्वेस्टिंग लेता रहूँगा। तो मित्रों, ये तो सब मैं फ्रूट के बारे में या जो भी लगाया उसके बारे में बताया, लेकिन जो अभी मैंने शुरुआत किया तब यहाँ पे मैंने जो फ्रूट के प्लांट लगाया था, अभी कुछ 1 साल के हैं, अपना 4 महीने के, कुछ 1 साल के हैं। अभी 4-5 महीने के पहले लगाया था, तो उसके साथ में अलग अलग मैंने क्रॉप लगाए थे। तो क्रॉप पहले क्या लगाया था, मैंने कुछ पौधे लगाए थे, जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, आम है, वो लगाए थे। तो उसके साथ में मैंने तुअर लगाया था, उसके साथ में मैंने जो अपना उड़ीद है वो लगाया था, मूंग लगाया था, और अरहर लगाया था। तो ऐसे 6-7 जो बारिश वाले जो क्रॉप होते हैं, वो बारिश वाले मैंने शुरुआत में लगाया था। उसके बाद में मैंने ठंडी का सर्दी का मौसम आया, मैं 3-4 साल तक वो अपना अरहर का जो मैंने बोला कि ले सकते हैं, तो वो रखा था। उसके बाद में मैंने तय किया कि अरहर ज़्यादा वो कैनापी बढ़ता है, तो वो ऊपर नीचे वाले क्रॉप ज़्यादा नहीं आएंगे, जो कम उम्र वाले जो क्रॉप होते हैं। तो करके मैंने अरहर 2 साल के बाद में निकाल दिया है। तो अरहर भी मैंने बहुत सारा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि आपने देखा होगा। तो मैंने तय किया है कि जो अलग अलग क्रॉप में जो एक के नीचे एक जो होते हैं, जो मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं। मल्टी लेयर का मतलब होता है कि निचको फार्मिंग। नेचको फार्मिंग जो है, जो नेचर के साथ में जो डिस्कस करके या उसका नक्कल करके अपने खेती में काम करेगा, तो वो उसको बोलते हैं नेचर फार्मिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग। तो वो मल्टी लेयर फार्मिंग जो करते हैं, तो वो टाइप का जो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्लाइमेट में जो क्रॉप लगाते हैं, तो उसमें से हार्वेस्टिंग मिल जाता है, तो अपना खर्चा वगैरह उसमें से निकल जाता है। कपास समझो बारिश में लगाते हैं, अभी भी मैंने सर्दी के मौसम में अभी गए महीने में मैंने कपास भी के पेड़ भी लगाए हैं, मैंने कपास लगा दिया है। उसके अंदर में अपना चना डाल दिया है, तो लहसुन डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, जीरा डाल दिया है मैंने, धनिया है। तो ऐसे बहुत सारे, तो हम जो है तो कम से कम 23 या 25 जो क्रॉप है, अलग अलग जो ये होता है कि क्लाइमेट होता है, जैसे कि सर्दी का मौसम होता है, तो मौसम में अलग अलग अपन क्रॉप ले सकते हैं। जो बेड बनाते हैं, हमारा एक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन हर जगह पे हम वही फॉलो करते हैं कि वो 4 फीट का जो बेड होता है, तो 4 फीट के बेड के अंदर में वो अलग अलग क्रॉप लगा सकते हैं, तो वो 22-23 क्रॉप लगा सकते हैं। तो जब वो ड्रिप रहेगी तो वो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ड्रिप नहीं है करके हम उसके ऊपर उसको पानी देते हैं, तो स्प्रिंकलर से पानी देते हैं। तो स्प्रिंकलर का पानी देते हैं, तो अलग अलग जो क्रॉप है, जैसे कि वेजिटेबल है या चना है, तो छोटे वाले जो क्रॉप है वो लगा सकते हैं। जब मैंने ये लगाते टाइम में मैंने पपीता भी लगाया था, पपीता ये 2000 के आसपास में, लेकिन फेंसिंग नहीं है करके, फेंसिंग का प्रॉब्लम है। हमने बहुत सारे जो लाइव फेंसिंग बोलते हैं, तो लाइव फेंसिंग का भी हमने लगाया था, बाम्बू जो काटेरी जैसे सागर गोटा वगैरह बहुत सारा है, वो उसका पूरा ट्रेनिंग देते, तो उसमें हम बताते रहते कि कौन सा कितना डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमने सब 10 गुंटे में है जो लाइव फेंसिंग से लेके सब हमने लगाया था, और उसका पूरा स्टडी करके हम लोगों को ये सिखाते हैं। लेकिन ये जो है अभी जितना लगाने के बाद में बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर है, ये वो खाते हैं और वो बढ़ने नहीं देते, या सुअर है तो वो आके नुकसान करता है, तो बहुत सारा लगाने के बाद में भी वो फेल हो गया। तो मैं पहले जो ये भी लगाया था, जैसा कि जो साड़ी होती है जो कपड़े की, तो वो भी फेंसिंग को लगाया था।
वो नीलगाय आती है, सूअर आते हैं, बहुत सारे तकलीफें, बंदर आते हैं। तकलीफें बहुत है, ऐसा नहीं कि वो फार्मिंग करेंगे तो इजीली हो जाता है घर में बैठ के, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे तकलीफी नेचर की भी तकलीफी सहन करना पड़ता है। धूप है, बारिश है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो कभी तूफान आता है तो नुकसान हो जाता है। तो वही मेरा ये हो गया था कि जब वो तूफान आया था तब मैंने 2000 पपीता लगाया था जो इंटर क्रॉप करके, तो वो सब मेरा तूफान की वजह से वो गिर गया, यानी वो टूट गया है। गिर गया नहीं, टूट गया। तो मैंने सोचा कि वो पपीता अभी निकाल देंगे, दूसरा बाद में लगाएंगे, तो ये क्रॉप पहले लगा देंगे। तो हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में जो पौधे बढ़ते हैं या जो भी क्रॉप आते हैं तो वो अलग टाइप के, उसका स्वाद अलग होता है, वो सब अलग अलग सबको आपको मालूम है। तो जो अपन अपने खेती में जो भी पौधे लगाते हैं, जो क्रॉप लगाते हैं, तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ये सबको मालूम है, मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपन को जो एक पैकेज दिया है कि भाई आपको पौधा लगाना है, तो आम का पौधा लगाना है तो 1 हेक्टर में आप 100 आम लगा सकते हैं, ये बोला है। और उसको क्या करना पड़ेगा, तो पहले उसको आपको गड्ढा निकालना पड़ेगा। गड्ढा 3x3 का गड्ढा निकालना पड़ेगा या 2x2 का गड्ढा, जो भी है वो निकालना पड़ेगा। उसमें फिर गोबर डालो, कचरा डालो, ये डालो, वो डालो, ये सब बातें बताते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचुरल फार्मिंग में ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम करते नहीं 33-35 साल से। हम पत्थर के ऊपर भी काम फार्मिंग करते हैं तो कोई ज़रूर नहीं। क्योंकि जब ज़मीन मट्टी वाली चाहिए ऐसा बोल के, या यूनिवर्सिटी बोलेंगे या गवर्नमेंट के तरफ से बोलेंगे कि यही जगह पे वो प्लानिंग जो होता है तो उसमें ही ये फार्मिंग होना चाहिए, ऐसा उसने तय किया है। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पे पत्थर है, ज़मीन मुरमाड़ है समझिए, तो उसमें खेती नहीं कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, लेकिन नेचर की नक्ल करके आप कर सकते हैं। क्योंकि नेचर में तो अलग अलग ज़मीन होती है, पत्थर वाली, पहाड़ी वाली, अलग अलग। उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बारिश से ही बढ़ता है पौधा, तो फिर अपने खेत में क्यों नहीं होगा? तो कोई भी पौधा उधर जंगल से ही तो आया है, इधर से थोड़ा आया है अपने खेत में, अपन खेती करते हैं तो। क्योंकि जंगल से पौधे अपन ने तय किए है कि ये पौधा ये खाने का है, ये इसको फ्रूट ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो ये सब वो जंगल से आया है ना। तो फिर अपने खेत में क्यों इतना सारा फिर गड्ढा निकालना, फिर उसको ये देना, वो देना, केमिकल डालना, क्या ज़रूरी क्या है? तो हम ना तो जीरो बजट की खेती बोलते हैं, ना कुछ उसके ऊपर तो बोलने की मेरे की ज़रूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है नेचर के साथ में, नेचर को समझना पड़ेगा कि नेचर क्या चीज़ है। नेचर को नहीं समझेंगे तो आप खेती नहीं कर सकते, ये तय है। लेकिन नेचर जैसा बढ़ता है तो वो नेचर अपने मर्जी से बढ़ता है, अपने मर्जी से नेचर बढ़ता है, अपने नहीं, उसके मर्जी से वो बढ़ता है। लेकिन अपने मर्जी से अपने खेत में पौधे को बढ़ाना है, क्योंकि अपन को जल्दी से जल्दी उसमें से हार्वेस्टिंग लेना है। वो तो अपने तरीके से बढ़ेगा नेचर, अपने मर्जी से। लेकिन अपने खेत के जो पौधे हैं, जो क्रॉप है, अपने मर्जी से बढ़ना चाहिए करके अपन उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, जैसा कि CN रेशो बढ़ाना ज़मीन के अंदर में। लोग CN रेशो के लिए जो कार्बन बढ़ाने के लिए ज़मीन के अंदर में कोयला डालते हैं या काली वाली ऐश डालते हैं, तो वो तो कार्बन तो है, लेकिन कार्बन वैसा नहीं बढ़ता है। कार्बन बढ़ाने के लिए जीवाणु और बायोमास की जरूरी होती है। जैसे कि ज़मीन अलग अलग होती है, अल्कलाइज होती है, केमिकल वाली ज़मीन होती है, तो उसमें अलग अलग अपन उसको डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन उसका तरीका मालूम होना चाहिए। नहीं तो मार्केट में तो सब मिलता है, तो वो डाल के फिर अपने ज़मीन का कार्बन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। कार्बन तो ज़मीन में बढ़ना चाहिए तो नेचुरली बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से ला के फिर उसमें कार्बन डालेंगे तो कार्बन बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो जो जीवाणु होते हैं, जो प्रकृति में अलग अलग जो जीवाणु बढ़ते हैं, तो वो प्रकृति के साथ में अपन अपनी खेती कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केमिकल, क्योंकि पौधे का खाना ही नहीं है कि केमिकल देना। पौधे को क्या लगता है ये भी मालूम नहीं है।
कि कौन से टाइम में कौन सा क्या लगेगा, क्योंकि केमिकल तो अलग चीज़ है कि ज़मीन के अंदर में डालेंगे तो पहले क्या पौधा थोड़ा उठाता है, तो वो चीज़ अलग है। वो उसके बारे में भी बहुत सारी डीप बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो यहाँ पे जरूर नहीं। मैं जो जिस के बारे में बताने के लिए अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में एक प्लान के यानी क्रॉप के बारे में वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। तो मित्रों, ये सब आप नेचर की बात अलग अलग आप बैठेंगे या सीखने के लिए आएंगे, क्योंकि हम महीने महीने में ट्रेनिंग का, क्योंकि यहाँ रहने की वगैरह ज़्यादा सुविधा नहीं है करके हम ज़्यादा ट्रेनिंग यहाँ पे लेते नहीं है। लेकिन अभी फरवरी में मैं एक ट्रेनिंग अभी 20 लोगों का लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम जो है, सर्दी का मौसम है, तो वो कम होता जाएगा तो तब ट्रेनिंग हो जाएगा। क्योंकि गए साल में मैंने लिया था और हर महीने में लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रहने का, क्योंकि हमारा जो गांव है वो एक खेडूत गांव है, तो उसमें बहुत सारे सुविधा नहीं है करके, फिर नज़दीक भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्राइबल एरिया जो है, तो ट्राइबल एरिया में हमारा तहसील है, तो तहसील के अंदर में बहुत सारी सुविधा नहीं है करके मैं यहाँ लोगों को रहने के लिए, जो जब तक सुविधा नहीं होती तब तक मैं थोड़ा थोड़ा ये कि कहाँ प्रोग्राम यहाँ तक लेता रहूँगा। तो ये ट्रेनिंग की बात होगी। तो ट्रेनिंग के बाद में आते हैं, समझिए कि जो पौधा हम यहाँ जो उसके बारे में मैं बताने के लिए बैठा हूँ, तो ये क्रॉप जो भी है, मैंने मेरे खेत का बारे में जो क्रॉप लगा है उसके बारे में मैंने बता दिया है। उसकी वीडियो अलग अलग बना देंगे। जिसको इच्छा है वो सीखने के लिए आ सकते हैं, अकेले आ सकते हैं, 2-4 आदमी आ सकते हैं, रह सकते हैं। उसके लिए थोड़ा तो बंदोबस्त किया है मैंने। तो मित्रों, जो पौधा आपके पीछे में, मेरे पीछे में दिख रहा है, वो है अंजीर। ये अंजीर जो मैंने लगाया था, अभी 8 महीना हो गया, 8 महीने का पौधा है। तो अंजीर जो है, अंजीर का कहीं भी लगा सकते हैं। अंजीर की ऐसे नहीं कि यही जगह पे लगना चाहिए। तो अंजीर के बारे में जानकारी मैं देता हूँ कि अंजीर लगाने का एक तरीका है। तरीका क्या है? पहले तो आप गड्ढा नहीं निकाल सकते, ये तो पहला तरीका है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। नेचर के साथ में, उसके साथ में बात करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं वो जो बाकी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो तरीके हैं छोटे छोटे, वो थोड़े थोड़े उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो अंजीर लगाने के लिए, अंजीर किधर भी होता है, किधर भी लगाइए वो लग जाता है, वो मरता नहीं है। कम पानी में बढ़ने वाला जो पौधा है अंजीर को, अभी मार्केट में बहुत सारा डिमांड है। एक तो जो तैयार होता है वो मार्केट में आप बेच सकते हैं, या उसको ड्राई फ्रूट करके आप बेच सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस भी ड्राई फ्रूट करने की ज़्यादा महंगी नहीं है, वो सिंपल सी है। वो भी बहुत सारे आपने कई लोगों के भी वीडियो देखे होंगे कि कैसा उसका ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। तो लगाने के पहले अंजीर का पौधा आप इसमें से जो ब्रांचेस है उसको कलम कर सकते हैं। ऐसा भी निकाल के आप नर्सरी में वो ब्रांचेस है 3-4 आँख वाली, वो लगा के वहाँ नर्सरी में पौधे को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में फिर आप ज़मीन में उसके रूट आने के बाद में फिर, या जो रूट निकालने वाले भी पाउडर मिलती है वो भी लगा के, या ऐश लगा के उसको पौधा नर्सरी पिशवी में बैग में लगाएंगे तो वो समझिए कि वो बढ़ता है। वो समझो उसको आँख में से समझो अभी पत्ते आएंगे ऐसे, तो पत्ते आने के बाद में फिर थोड़ा उसको खाना बनाने की शुरुआत हो जाती है, तब फिर वो रीप्लांट उसको कर सकते हैं। रीप्लांट करते टाइम में क्या करना है, एक ध्यान में रखना है कि गड्ढा नहीं निकालना है। तो बगैर गड्ढे का जो नर्सरी बैग होती है उतना ही समझो। वहाँ पे जो शुरुआत में ज़्यादा कोई ना मट्टी लगेगी, ना उसको खाद लगेगा, ना तो 4 लीटर मट्टी में, हम लीटर की बात करते हैं क्योंकि वो सब मैथमेटिक्स है सब। इसमें जो हिसाब है कि पौधे को, या कोई भी, जैसा कि सनलाइट का भी हिसाब करते हैं कि कितना खाना बनाता है, वो तो बहुत सारे वीडियो में बता दिया है कि जो
अलग अलग क्रॉप का अलग अलग सनलाइट लेने का होता है, अलग अलग क्रॉप रहते हैं C4 C3 वाले। तो पहले 2 लीटर 4 लीटर समझो वहाँ की जो टॉप साइल होती है, टॉप साइल बोले तो ज़मीन के ऊपर की 3 इंच वाली ज़मीन अच्छी होती है। वहाँ जो बारिश गिरता है, धूप गिरती है, जो भी नेचर में जो तैयार होता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज रहता है। तो वो 3 इंच वाली जो कश युक्त ज़मीन बोलते हैं उसको, तो वो कश युक्त ज़मीन ऊपर की 3 सेंटीमीटर या 3 इंच के नीचे वाली ज़मीन कोई काम की नहीं होती है। तो ऊपर के ऊपर में जो भी कचरा है, बायोमास है, वो गिरता है, वो सनलाइट हो या बारिश के उसके बाद में वो बैक्टीरिया उसको खाता है और उसका जो मरने के बाद में उसका जो खाद बन जाता है वही समझो आपका कस युक्त यानी बाग माटी या टॉप साइल जो है वो नर्सरी मट्टी बोलते हैं, अमृत मट्टी बोलते हैं उसको। तो वो अमृत मट्टी बनाने का भी एक तरीका है कि उसके साथ में जो ज़मीन में जो भी पहले क्रॉप लिए होंगे तो उसका जो अमृत मट्टी बनाने का तरीका है, क्योंकि उसमें ज़मीन में कुछ नहीं है, पूरा जो भी क्रॉप लगाया तो वो क्रॉप में निकल गए हैं, तो उसमें कुछ भी बचा नहीं है, ताकत ही नहीं है उसमें, ना ह्यूमस है उसमें, ना लिग्निन है उसमें। तो वो सब वो लाने के लिए, अमृत मट्टी में लाने के लिए फिर वो अमृत मट्टी का जो अलग से एक सब्जेक्ट बनता है। तो पहले क्या करना है कि वो तो मट्टी बनाएंगे, अमृत मट्टी वो बाद में बनाएंगे, लेकिन इतने सारे समझो एकड़ एकड़ की खेती करना है तो अमृत मट्टी बनाने के लिए इजीली नहीं बनती। 1 एकड़ अमृत मट्टी बनाने के लिए 40 टन बायोमास लगता है। 40 टन तो कहाँ से लाएंगे? तो वो भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि वो तरीके नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब वो बनाते जाएंगे तो आपके 2-3 साल तो वो मट्टी अमृत मट्टी बनाने के लिए ही जाएंगे। तो वो काम हम नहीं करते, पहले तो वही सिखाते थे हम, दीपक भाई हो या मैं हूँ, तो वो पहले अमृत मट्टी के ऊपर ही बात करते थे। लेकिन अभी नहीं करते, क्योंकि हमको 1 एकड़ की खेती करना है या 10 एकड़ की या 100 एकड़ की करना खेती है, तो फिर वो अमृत मट्टी बनाते जाएंगे तो फिर अपनी मट्टी बन जाएगी, कितने दिन कितना खर्चा करेंगे। तो क्योंकि 1 चौरस फीट में 4 लीटर मट्टी का हिसाब निकाल के 1,60,000 मट्टी आपको तैयार करना पड़ेगा, उसमें से 40 टन आपको बायोमास लगेगा। तो वो करने के लिए इतना सारा बायोमास कहाँ से लाएंगे 1 एकड़ के लिए? तो अपन को 10 एकड़ करना है या 100 एकड़ करना है, या क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मेरे को जल्दी से उसमें से हार्वेस्टिंग मिलना चाहिए। तो हार्वेस्टिंग कैसा मिलेगा? जब मट्टी में ताकत नहीं रहेगी, तो मट्टी है समझो, मट्टी है तो ये मट्टी में ताकत नहीं रहेगी तो फिर पौधा कैसा बढ़ेगा? तो वो बढ़ाने का बाद में तय करना है। पहले क्या करना है कि आपको पहले फ्रूट प्लांट लगाना है, क्योंकि वो तो साल भर में 1 साल 2 साल में तो नहीं बढ़ेंगे और फ्रूट देंगे, तो वो भी देंगे, लेकिन आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा नेचर के साथ में चल के। तो पहले पौधा लगाएंगे तो पौधा लगाते टाइम में जो नर्सरी